कोविंद जी के अभिभाषण पर आभार व्यक्त करने के लिए This is मैं not उपस्थित correct. हुआ Please take your seat. This is not correct. Please take your seat. No, no, no. Please take your seat. आप बैठिए प्लीज. आप बैठिए प्लीज. प्राइम मिनिस्टर इज ऑन हिज लेग्स. प्लीज आप बैठिए. प्लीज आप बैठिए. आदरणीय सभापति जी, इस धन्यवाद प्रस्ताव पर समर्थन के लिए इस सदन में अपनी भावनाओं को व्यक्त करना मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। आदरणीय सभापति जी, विकसित भारत की यात्रा में बीते वर्ष देश के तेज प्रगति से विकास के वर्ष रहे हैं। Nothing will go on record except Prime Minister's जीवन speech. के हर क्षेत्र में, समाज के हर वर्ग को उनके जीवन में परिवर्तन का एक कालखंड रहा है। एक सही दिशा में तेज गति से देश आगे बढ़ रहा है। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरी संवेदनशीलता के साथ उन्होंने This is not correct. इस विषय को Sit to your seat. हम please. सबके सामने प्रस्तुत किया है। आदरणीय सभापति जी, मेरी एक प्रार्थना है, आदरणीय खड़गे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा, ताकि उनको कष्ट न हो। पीछे नौजवान बहुत लोग हैं, तो खड़गे जी को No. आप बैठते बैठते भी When you are speaking, they are listening. You are नारे listening. बोलने की अनुमति दे दीजिए। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने इस देश के मध्यम वर्ग, इस देश के निम्न मध्यम वर्ग, इस देश के गरीब, इस देश के गांव, इस देश के किसान, महिलाएं, विज्ञान हो, प्रौद्योगिकी हो, कृषि हो, सभी विषयों को लेकर के बहुत ही विस्तार से भारत के प्रगति का एक स्वर संसद में गूंजा है। देश के नौजवान भारत के सामर्थ्य को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, इसकी भी विस्तार से चर्चा की है। हर वर्ग के सामर्थ्य को उन्होंने शब्दांकित किया है। और इतना ही नहीं, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भारत के उज्जवल भविष्य के प्रति एक विश्वास व्यक्त किया है। ये अपने आप में हम सबके लिए प्रेरक है। आदरणीय सभापति जी, 21वीं सदी का प्रथम क्वार्टर पूरा हो चुका है, लेकिन ये दूसरा क्वार्टर जैसे
पिछली शताब्दी में भारत की आजादी के जंग में दूसरा क्वार्टर बहुत ही निर्णायक बना था। मैं साफ साफ देख रहा हूं कि विकसित भारत के निर्माण की दिशा में ये दूसरा क्वार्टर भी उतना ही सामर्थ्यवान होने वाला है, उतना ही तेज गति से आगे बढ़ने वाला है। और इसलिए आदरणीय सभापति जी, राष्ट्र का हर व्यक्ति ये महसूस कर रहा है कि एक अहम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। अब न हमें रुकना है, न हमें पीछे मुड़ करके देखना है। I will not go ahead to what you are doing. आगे ही आगे देखना Please, है, my dear. I am not going to let गति you से चलना now. है। You please, my dear. और लक्ष्य को प्राप्त करके ही हमें सांस लेनी है। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। Nothing should go on record except to the Prime Minister's speech. आदरणीय सभापति जी, वर्तमान में अगर हम देखें तो भारत के भाग्य के अनेक सुयोग एक साथ हमें नसीब हुए। ये अपने आप में बहुत ही उत्तम संयोग है, ऐसा मैं मानता हूं। सबसे बड़ी बात है, विश्व के समृद्ध से समृद्ध देश भी बुजुर्ग होते जा रहे हैं। वहां की आबादी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंची है हम जिन्हें बुजुर्ग के रूप में जानते हैं। हमारा देश ऐसा है जो विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। उसी समय दिनों दिन हमारा देश युवा होता जा रहा है, युवा आबादी वाला देश है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा सुयोग है। आदरणीय सभापति जी, दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से विश्व का भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है, और उसमें भी विश्व भारत की टैलेंट का महात्म्य समझ रहा है। हमारे पास आज दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण टैलेंट पूल है, युवा टैलेंट पूल है, जिसके पास सपने भी हैं, संकल्प भी है, सामर्थ्य भी है। और इसलिए ये दूसरा सुयोग है। शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। आदरणीय सभापति जी, भारत आज विश्व में जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उन चुनौतियों का समाधान देने वाला एक देश आशा की किरण बना हुआ है, और हम समाधान दे रहे हैं। वैसा ही एक महत्वपूर्ण सुयोग है कि आज मेजर इकोनॉमी में भारत का ग्रोथ बहुत हाई है, और हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन ये बहुत ही यूनिक संयोग है, और ये हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती को प्रदर्शित करता है। आदरणीय सभापति जी, हम जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, जब हमें देश की जनता ने सेवा करने का मौका दिया, तब फ्रेजाइल 5 के रूप में ये देश जाना जाता था।
जब हमें अवसर मिला तब देश आजाद हुआ, तब हम दुनिया में 6 नंबर की इकोनॉमी थे। लेकिन इन लोगों ने ऐसा एक हाल करके रखा कि 11 पे पहुंचा दिया। आज हम 3 पर जाने की दिशा में तेज गति से। आदरणीय सभापति जी, आज कोई भी सेक्टर देख लीजिए, चाहे साइंस हो, चाहे स्पेस हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, हर क्षेत्र में आज भारत एक कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। कोविड के बाद विश्व में जो स्थितियां पैदा हुई और ऐसी नई नई चीजें जुड़ती गई, आज दुनिया संभल नहीं पा रही है। ऐसे में साफ साफ नजर आ रहा है कि दुनिया एक नए ग्लोबल ऑर्डर की तरफ, नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ आगे बढ़ रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक वर्ल्ड ऑर्डर बना था, अब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ विश्व बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, सारी घटनाओं का अराजनीतिक तरीके से, निष्पक्ष भाव से विश्लेषण करेंगे तो झुकाव भारत की तरफ है। विश्व मित्र के रूप में, विश्व बंधु के रूप में आज भारत अनेक देशों का विश्वस्त पार्टनर बना है और हम कंधे से कंधा मिला करके विश्व कल्याण की दिशा में भी अपनी उचित भूमिका निभा रहे हैं, अपने सामर्थ्य से सहाय भी कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आज पूरा विश्व ग्लोबल साउथ की चर्चा करता है, लेकिन उस चर्चा के सूत्रधार के रूप में आज भारत वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बन गया है। अनेक देशों के साथ आज भारत फ्यूचर रेडी ट्रेड डील्स कर रहा है। पिछले कुछ ही समय में दुनिया के महत्वपूर्ण 9 बड़े देशों के साथ 9 बड़े हमारे ट्रेड डील हुए हैं और उसमें मदर ऑफ ऑल डील एक साथ 27 देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। जो लोग थक गए, बेचारे चले गए, लेकिन कभी न कभी उनको जवाब देना पड़ेगा कि देश की ऐसी हालत कैसे बना के रखी थी कि दुनिया का कोई देश हमसे डील करने के लिए आगे नहीं आता था। आपने कोशिश की होगी, पीछे 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 बहुत चक्कर लगाए होंगे, लेकिन किसी ने आपकी तरफ देखा भी नहीं होगा। क्या स्थिति ऐसे पैदा की? दुनिया के देश ऐसे ही भारत के साथ डील नहीं कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, इसके पीछे सबसे बड़ी बात, डेवलप कंट्रीज एक डेवलपिंग कंट्री के साथ
डील करता है ना, वो अपने आप में भी अर्थ जगत के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। और मेरे लिए नई बात नहीं है। जब मुझे गुजरात में सेवा करने का अवसर मिला था तो मैं एक वाइब्रेंट गुजरात समिट करता था और मेरे लिए गर्व की बात थी कि एक स्टेट, हिंदुस्तान का एक स्टेट, मेरे इस वाइब्रेंट समिट के पार्टनर कंट्री, डेवलप कंट्री जापान हुआ करता था। एक राज्य ने सामर्थ्य दिखाया था, आज मेरा देश है सामर्थ्य दिखा रहा है। ये तब होता है जब आपके पास आर्थिक सामर्थ्य हो, आपके पास आपके नागरिकों के अंदर, देशवासियों में एक ऊर्जा हो और खास करके मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम हो, तब जाकर के विश्व आपके साथ डील करने के लिए आगे आता है। वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोगों ने कभी भी देश के ऐसे अनेक पहलुओं पर मजबूती देनी चाहिए, ये कभी उनकी प्राथमिकता नहीं रही और उसी का परिणाम है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं और मेरे शब्दों पे भरोसा नहीं तो मैं देश को, लोगों को कहूं कुछ मत करो, सिर्फ लाल किले से कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के जो भाषण है, सिर्फ उन भाषणों का एनालिसिस कर लो, आपको साफ साफ लगेगा कि न उनके पास कोई सोच थी, न उनके पास कोई विजन था और न ही कोई इच्छा शक्ति थी। और इसका परिणाम है कि देश को इतना भुगतना पड़ा। आदरणीय सभापति जी, मैं कोटि कोटि देशवासियों का आभारी हूं। उन्होंने सेवा करने का अवसर दिया। हमारी काफी शक्ति उनकी गलतियों को ठीक करने में जा रही है। दुनिया के मन में जो उनके समय की छवि है, उस छवि को धोने में मेरी ताकत लगती है। ऐसा बर्बाद करके रखा हुआ था और इस काम के लिए हमने फ्यूचर रेडी पॉलिसीज पर बल दिया है। और आज आपने देखा होगा, देश नीति के आधार पर चल रहा है, पॉलिसीज के आधार पर चल रहा है। एडवोकेज्म को हमने त्याग कर दिया है और उसके कारण विश्व का विश्वास बनता है। हमने रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र को लेकर के आगे बढ़े और आज स्थिति ऐसी है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है। हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, प्रोसेस से जुड़े रिफॉर्म्स किए हैं, पॉलिसीज में रिफॉर्म किए हैं। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमारे उद्यमी ये सशक्त हो, भारत की हर चीज का वैल्यू एडिशन हो, उस दिशा में हमने प्रयास किया है। और मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं, आज भारत विश्व के साथ स्पर्धा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जब मैं विश्व के सीईओ फोरम की समिट देखता हूं, आज दुनिया हमारे उद्यमियों को समानता के रूप में देखती है। और जब पिछले दिनों सभी दलों के डेलीगेशन विश्व में गए थे, ये भाव उन्होंने भी अनुभव किया और आकर के मुझे सभी दल के माननीय सांसदों ने अपने अनुभव बता रहे थे, बड़ा गर्व से कह रहे थे कि हाँ, बराबरी से बात हो रही है। ये हमारे लिए अपने आप में बात है। आदरणीय सभापति जी, एमएसएमई का बहुत बड़ा नेटवर्क जितना सामर्थ्यवान होता है, वो लंबे अरसे तक इकोनॉमी को ताकत देता है। हमने उस दिशा में बल दिया
और हमने कई रिफॉर्म्स किए हैं। आज हमारे एमएसएमई नेटवर्क पर दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है। बड़े बड़े हो सकता है हम हवाई जहाज नहीं बना देंगे, लेकिन कई हवाई जहाज है जिसमें कई पुर्जे मेरे देश के छोटे छोटे एमएसएमई बना रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, देश में हुए इन प्रयासों का नतीजा सबके सामने है। बड़े बड़े देश भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाने के लिए बहुत ही आतुर है। यूरोपीय संघ का ट्रेड डील हो, अमेरिका के साथ अभी हुआ जो ट्रेड डील हो, और कल हमारे पीयूष जी ने सदन में विस्तृत जानकारी भी दी है, और पूरा विश्व खुल करके इस ट्रेड डील का तारीफ कर रहा है। और उसमें जब यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुआ तो विश्व को एक भरोसा हुआ कि अब वैश्विक स्तर पर स्थिरता की संभावना बढ़ेगी। अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने के बाद विश्व को और भरोसा हो गया कि जो स्थिरता की एहसास हो रहा था, अब गति का भी एहसास होने लगा है। अब विश्व के लिए शुभ संकेत है। आदरणीय सभापति जी, इसका सबसे बड़ा लाभ हमारे देश के नौजवानों को होगा। और जब मैं नौजवान कहता हूं तो उसमें मध्यम वर्ग का भी नौजवान होता है, शहर का नौजवान भी होता है, गांव का नौजवान भी होता है, बेटा भी होती है, बेटी भी होती है। और इसलिए उसे टुकड़ों में न देखा जाए। मेरे देश के युवा के सामर्थ्य का हमें गौरव करना चाहिए, और उनके लिए पूरा विश्व बाजार अब खुल चुका है। अब उनके लिए अवसर ही अवसर है। और मैं उनको कहता हूं, आइए दोस्तों, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हूं। हिम्मत कीजिए, बढ़िए। देश आपके साथ खड़ा है और दुनिया आपका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रही है। आदरणीय सभापति जी, जिस प्रकार से दुनिया में हमारे युवा प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ रही है, इवन केयर गिवर्स की मांग बढ़ रही है, हर कोई मिलता है हमें इस प्रकार के लोग चाहिए। इस प्रकार कुछ लोग तो अपना स्पेशल ऑफिस यहां बना रहे हैं रिक्रूट करने के लिए, योग्य टैलेंट की खोज के लिए। इसका मतलब हुआ कि भारत के प्रोफेशनल्स के लिए भी विश्व में बहुत बड़े अवसर बन रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, ये संसद का उच्च सदन, ये एक प्रकार से राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। और जो चर्चा की बारीकियां मैंने देखी, मेरा मन कहता है कि थोड़ा स्तर इसका ऊपर होना चाहिए था, और वहां से तो ज्यादा होना चाहिए। वो तो कितने साल तक सरकारों में रहे हैं, वहां से जरा चर्चा का स्तर ऊंचा होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ये मौका भी गंवा दिया। देश उन पर कैसे भरोसा कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, मैं कल एक माननीय सदस्य को सुन रहा था। यूं तो वो अपने आप को राजा कहलाने में बहुत गर्व करते हैं, लेकिन वे आर्थिक असमानता की चर्चा कर रहे थे। बताइए, जो खुद को राजा माने और वो आर्थिक असमानता की बात करे, तो आपको लगता है कि क्या यही देखने के बाकी रह गए थे क्या? आदरणीय सभापति जी, हमारे टीएमसी के साथियों ने काफी कुछ कहा। जरा खुद तो अपने गरेबा में देखें। निर्मम सरकार पतन के जितने भी पैरामीटर्स हैं, उन सब पैरामीटर्स में नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, और यहां उपदेश दे रहे हैं। क्या हाल करके रखा हुआ है। ऐसी निर्मम सरकार से वहां के लोगों का भविष्य
अंधकार के अंदर डूब रहा है, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। सत्ता सुख के सिवाय कोई आकांक्षा नहीं, और वे यहां उपदेश देते हैं। घुसपैठ, दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी अपने यहां गैर कानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को तब तक प्रेशर पैदा किया जा रहा है। मेरे देश का नौजवान कैसे ऐसे लोगों को माफ करेगा जो घुसपैठियों की वकालत करने के लिए ताकत लगा रहे हैं? और घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों के हक छीन रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं, आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं, बेटे बेटियों की जिंदगी पर खतरे पैदा हो रहे हैं। लेकिन उनके लिए महिलाओं पर अत्याचार होते रहे। सत्ता नीति के सिवाय कुछ करना नहीं, और वो यहां पर हमें उपदेश दे रहे हैं। और ऐसे चिंताजनक सभी विषयों पर आंखें मूंद करके बैठे हुए वो लोग हैं। एक हमारे माननीय सदस्य काफी कुछ बोल रहे थे, जिनकी पूरी सरकार शराब में डूब गई, जिनके शीश महल घर घर में नफरत का कारण बन गए, और शायद उनको ब्लैक शब्द ज्यादा पसंद है। हर एक अपना अपना एक भूतकाल होता है। पता नहीं ब्लैक के साथ उनका क्या पुराना रिश्ता है। आदरणीय सभापति जी, ऐसे सभी साथियों से मैं आज जरूर कहूंगा, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे। आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे। कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, लेफ्ट हो, ये दशकों से केंद्र में सत्ता में रहे हैं, सत्ता के भागीदार रहे हैं। राज्यों में भी उनको सरकारें चलाने का अवसर मिला है, लेकिन उनकी पहचान क्या बनी? आज डील की चर्चा होती है तो गौरव से कहते हैं, तब डील की चर्चा होती थी तो बॉफोर्स डील याद आता था। ये डील होते थे। उन्होंने सिर्फ जेब भरने का काम किया। नागरिकों के जीवन में बदलाव आना उनकी प्राथमिकता नहीं थी। आदरणीय सभापति जी, मैं कुछ उदाहरणों के साथ भी बात बताना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ चर्चा में ये सारे विषय आए हैं और इसलिए मुझे कहना बहुत जरूरी है। अब एक उदाहरण देता हूं मैं बैंकिंग सेक्टर का। बैंकिंग सेक्टर एक प्रकार से अर्थव्यवस्था की ग्रिड होता है। 2014 से पहले फोन बैंकिंग का कालखंड था। नेता के फोन जाते थे और उसके आधार पर करोड़ों रुपया दे दिए जाते थे, और गरीबों को तो बैंकों में दुत्कार मिलती थी, नफरत होती थी। देश की 50% से ज्यादा आबादी बैंक के दरवाजे तक नहीं देख पाई थी। कांग्रेस के नेताओं के फोन पर अरबों रुपये लोगों को दे दिए गए, और जो ले जाते थे वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मान करके पैसे हजम कर जाते थे। यही खेल चलता रहा। कांग्रेस और
यूपीए के राज में और आज जो इंडी अलायंस बन करके बैठे हैं उनके राज में बैंकिंग व्यवस्था तबाही के कगार पर खड़ी थी। मैं नया प्रधानमंत्री के पद का दायित्व मुझे मिला, मैं एक देश के मुखिया से मैं मिला, ऐसे ही बात कर रहा था। मैंने कहा बैंकिंग की दृष्टि से हम कुछ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा पहले एक बार साहब जरा अभी आप नए हो, आपके बैंकों की व्यवस्था का अध्ययन कर लीजिए। हम कैसे हिम्मत करें? एक देश के नेता ने कोई ये जानकारियां थी, उसने मुझे बताया, यहां इनको कोई परवाह ही नहीं। यानी एक प्रकार से उन्होंने जिस प्रकार से बैंकिंग व्यवस्था को एनपीए के पहाड़ खड़े हो गए थे। जहां भी देखो चर्चा चलती थी, एनपीए का क्या होगा, एनपीए का क्या होगा, कैसे बचेंगे। आदरणीय सभापति जी, चुनौती बड़ी थी, लेकिन हमने समझदारी से काम दिया। बैंकिंग व्यवस्था के सब कर्ता धर्ताओं को विश्वास में लिया। रिफॉर्म की आवश्यकता थी, हिम्मत के साथ रिफॉर्म किए, पारदर्शी व्यवस्था बनाई, ढेर सारे बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए और जो सरकारी बैंक दुर्बल हो चुकी थी, ठीक नहीं चल पाती थी, उसको हमने बड़ी बैंक के साथ मर्जर कर दिया। और मुझे याद है किसी एक महाशय बड़े अपने आप को विद्वान मानने वाले ने लिखा था, अगर मोदी सरकार बैंकों में ये कर ले तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा रिफॉर्म हो जाएगा। वो काम मैंने आते ही कर दिए थे। आदरणीय सभापति जी, और इन सारी चीजों का नतीजा हुआ बैंकों में जो बीमारी घर कर गई थी, उस बीमारी से बैंकों को मुक्ति मिली। बैंकों का स्वास्थ्य सुधरा, लगातार सुधरा, अभी भी तेजी से आगे दौड़ रहे हैं। और बैंकिंग का जब स्वास्थ्य सुधरा तो लेन देन का कारोबार भी उनका बढ़ा, लोगों को पैसे मिलने लगे, सामान्य व्यक्ति को पैसे मिले। ऐसे ऐसे गरीब लोगों को लोन मिले जिनके लिए कभी बैंक के दरवाजे बंद थे, बेचारा दूर से देख करके उसे जाना पड़ता था। आज मुद्रा योजना जो देश के नौजवान को अपने पैरों पर खड़े रहने की ताकत देता है, मुद्रा योजना जो स्वरोजगार की प्रेरणा देता है, लेकिन स्वरोजगार के भाषण के काम नहीं होता है, उसका हाथ पकड़ना पड़ता है, उसको साथ देना पड़ता है, उसको सहाय देनी पड़ती है। और हमने मुद्रा योजना के द्वारा 30 लाख करोड़ रुपया ₹30 से ज्यादा लोन मुद्रा योजना के माध्यम से और बिना गारंटी देश के नौजवानों के हाथ में दिया और उन्होंने अपने कारोबार को आगे बढ़ाया। और गर्व की बात है, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में माताएं बहनें भी हकदार बनी, लाभार्थी बनी। सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन दिनों ग्रामीण महिलाएं बड़े सपने देखती हैं, खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का हमने विस्तार तो किया ही किया, लेकिन 10 करोड़ बहनों को हमने सीधी आर्थिक मदद की व्यवस्था की। हमारे एमएसएमई सेक्टर को हमने भरपूर लोन दी। और मैं आज बड़े संतोष के साथ, बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस पवित्र सदन में कहना चाहता हूं, हमने एनपीए जिसके पहाड़ हुआ करते थे 2014 के पहले, आज उसको हमने नीचे निम्न स्तर पर ला करके खड़ा कर दिया। आज एनपीए 1% से भी नीचे है। ये अपने आप में बैंकों के स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम काम हमने किया। मैंने इतना ही नहीं, हमारे बैंकों का प्रॉफिट आज रिकॉर्ड पर है, हाई रिकॉर्ड है उसके। ये अपने आप में देश की अर्थव्यवस्था को ताकत देने के लिए, बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होती है तो बाकी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है, उस काम को कहेगा।
आदरणीय सभापति जी, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे पीएसयूज, आमतौर पर पीएसयूज के संबंध में मान्यता बन चुकी थी, वो बनते ही हैं बीमार होने के लिए, वो बनते ही हैं बर्बाद होने के लिए, वो बनते ही हैं बंद होने के लिए। हमने इस पूरी मानसिकता को हकीकतों के आधार पर बदलने में सफलता प्राप्त की है। और ये लोग पीएसयूज को लेकर के कितनी गलत बातें फैलाते थे। अर्बन नक्सल की तरह ऐसे पीएसयूज के दरवाजे के बाहर मजदूरों की मीटिंग करके भड़काने का पाप करते थे, गुमराह करने का काम करते थे। इन्होंने एलआईसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भी एचएएल, ऐसे हर एक को बड़ा भला बुरा हो रहा, इतना भद्दे तरीके से। जब उनकी सरकार थी तब तो ये इन चीजों को संभाल नहीं पाते थे, उसको कुछ कर भी नहीं पाते थे। आदरणीय सभापति जी, हमने इसमें भी हिम्मत दिखाई। हमने पीएसयूज के संबंध में भी रिफॉर्म्स किए, रिफॉर्म्स की एक लगातार परंपरा चलाई। आज एलआईसी बेस्ट तरीके से उसने पूरे कार्यकाल में अपना एलआईसी का जन्म हुआ तब तक उत्तम से उत्तम परफॉर्मेंस का कालखंड उसका गुजर रहा है। जिन पीएसयूज को कांग्रेस के नेता ताले लगवाने की कगार पर पहुंच चुका था और उसी पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास भी किया गया था, आज हमारे पीएसयूज रिकॉर्ड प्रॉफिट पर हैं। इतना ही नहीं, वे अपने परफॉर्मेंस से मेक इन इंडिया को भी गति दे रहे हैं। मेक इन इंडिया का जो सपना है उसका पूरा करने में वे भी एक बहुत बड़े कैटलिक एजेंट के रूप में आज भूमिका अदा कर रहे हैं। रिकॉर्ड संख्या में रोजगार बना रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे कुछ पीएसयूज आज विश्व के अंदर जा रहे हैं, विश्व में भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं, विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, दुनिया के कई देशों के विकास यात्रा में वो भागीदार बन रहे हैं। आज हमारे पीएसयूज को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर देश से भी और देश के बाहर से भी मिलने लगे हैं। ये अपने आप में मैं जो कहता हूं ना, एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर ये देश 25 साल है, उसका संकेत यहां नजर आता है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस ने विश्वासघात करने के विषय में भी हमारे देश के अन्नदाता को भी नहीं छोड़ा। इस देश में 10 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, छोटे किसान हैं। उनकी तरफ कभी परवाह नहीं की गई, उनकी तरफ कभी देखा नहीं गया, नहीं उनके दिमाग में ये छोटे किसानों का कोई महात्म्य था। उनको लगता है कुछ बड़े लोगों को संभाल लिया तो गाड़ी चल जाएगी, और यही राजनीति करते रहे। आदरणीय सभापति जी, हमारे दिल में छोटे किसान के प्रति एक दर्द था। हम जमीनी हकीकतों से परिचित थे और उसी के कारण हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना लेकर के और आप इतने कम समय में हमारे इन छोटे किसानों के खाते में 4 लाख करोड़ रुपए हमने दिया है। 4 लाख करोड़ रुपए आंकड़ा छोटा नहीं होता है आदरणीय सभापति जी, और उसने हमारे छोटे किसानों को एक नई ताकत दी है, नए सपने देखने का सामर्थ्य दिया है। और मुझे पक्का विश्वास है कि हमारा किसान उस दिशा में जरूर भारत की आशा अपेक्षा के अनुरूप परिणाम देगा। आदरणीय सभापति जी,
यहां कुछ साथियों ने इम्प्लीमेंटेशन के संबंध में शिकायतों का भाषण काफी किए। शायद वो तय करके आए थे कि ऐसा ऐसा बोलना है, तो इसमें तो उनका ऐलान दिखता था, बाकी में तो नहीं दिखता है। आदरणीय सभापति, जब ये इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं एक जरा किस्सा सुनाता हूं। मैं किसी का भला बुरा कहने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ हकीकतें रख रहा हूं। परेशानी जिनको होगी उनको होगी, लेकिन तथ्य तो तथ्य ही होते हैं। हमारे देश के एक नेता हिमाचल प्रदेश के दौरे पर गए थे और वहां से आने के बाद उन्होंने खुद ने ये घटना कहीं सुनाई, रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। उसमें उन्होंने कहा, उस नेता ने क्या कहा, मैं उन्हीं के शब्द पढ़ रहा हूं। काफी लंबे समय तक मुझे योजना आयोग से संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि वे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग योजनाएं बनाने को तैयार ही नहीं थे। मैं हिमाचल प्रदेश गई थी। जब मैं वापस आई तो मैंने योजना आयोग में कहा कि हमारे कामदारों को, वर्कर्स को जीप की जरूरत नहीं है, बल्कि खच्चरों की आवश्यकता है, ताकि कम से कम उन पर सामान आदि लादा जा सके। आगे भी उन्होंने कहा, लेकिन मुझे बताया गया हम पैसा तो जीप के लिए ही देंगे, क्योंकि खच्चरों के लिए पैसे देने की पॉलिसी नहीं है। इसी भाषण में आगे वो कहती हैं, अब वहां सड़कें ही नहीं थी। उनका कहने का कारण यह था कि हिमाचल में जहां वो गई वहां सड़कें ही नहीं थी। अब वहां सड़कें ही नहीं थी तो फिर उस पर जीप का क्या लाभ हो सकता है? जीप लेकर के कौन जाएगा जहां रोड नहीं है? लेकिन उस समय योजना आयोग का जोर था या तो जीप या तो कुछ भी नहीं। आदरणीय सभापति जी, ये भाषण किसी और का नहीं, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भाषण है। कांग्रेस के लंबे शासनकाल में यही कार्यशैली रही, और जिसको इंदिरा जी खुद जानती भी थी कि ये पाप चल रहा है, लेकिन इस कार्य संस्कृति को सुधारने के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। और इंदिरा गांधी जिस प्लानिंग कमीशन की धज्जियां उड़ा रही थी, उसके जन्मदाता उनके स्वयं के पिताजी थे। और प्लानिंग कमीशन को बना और इंदिरा जी ने जब कहा, उसके बीच में 2 दशक बज चुके थे, लेकिन हाल यही था। और 2014 तक सब दुखी थे, सब परेशान थे, सब गलती देख रहे थे, लेकिन सुधार करने की तैयारी नहीं। 2014 के बाद जब आपने हमें मौका और कांग्रेस ने जिस प्रकार से प्लानिंग कमीशन अटकाना, लटकाना, भटकाना वाली कार्यशैली बना दी थी, 2014 में जब हमें मौका मिला तो हमने आकर के काम किया, प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया और नीति आयोग को। आज नीति आयोग बहुत तेज गति से काम कर रहा है। अब देखिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, वो भी एक बड़ा प्रेरक उदाहरण है। और मैं तो देख रहा हूं कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, विकास के लिए एक मॉडल के रूप में वैश्विक संस्थाएं इसको अनुमोदन दे रही है। ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की ये सफलता बनी है। देश के कई जिले ऐसे थे जिसको पिछड़े मान करके छोड़ दिया गया था,
और वहां करोड़ों लोगों की जो मौलिक जरूरतें थी उसको भी नकार दिया गया था। उनको तो ऐसे ही जीने के लिए मजबूर कर दिया गया था। और जो पिछड़े इलाके थे वो और पिछड़े होते गए और बर्बादी आती गई। और हालत तो सरकार में ऐसी थी कि जब किसी को पनिशमेंट ट्रांसफर करनी होती थी, पनिशमेंट पोस्टिंग देना होता तो ऐसे ही जिलों में भेजा जाता था ताकि और खराब करे वो। ये हाल बन गया था, ये वर्क कल्चर बन गया था। हमने इस स्थिति को बदला। सबसे पहला आग्रह किया, यंग होनहार अफसरों को लगाया जाएगा और पूरा 3 साल का मौका उसको दिया जाए काम करने का। एक के बाद अब निर्णय किए। और आज देखिए किसी समय छत्तीसगढ़ का हमारा बस्तर एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में था, आज वो बस्तर पूरे देश में बस्तर ओलंपिक के नाम से चर्चा में है। आज विकास की धारा बस्तर के गांव-गांव पहुंच रही है। अभी कुछ गांवों में पहली बार बस देखी, पूरे गांव ने उत्सव मनाया बस्तर में। ये परिस्थितियां छोड़ करके गए हुए हैं लोग। और यहां पर पता नहीं किस प्रकार से देश को कहां ले जाना चाहते हैं लोग। आदरणीय सभापति जी, इंप्लीमेंटेशन क्या होता है, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एक बहुत बड़ा शानदार उदाहरण है। ऐसे तो सैकड़ों उदाहरण हैं, लेकिन मैं कहने के लिए इसको उल्लेख कर रहा हूं। कांग्रेस के हमारे साथियों को ये जो बदलाव आ रहा है उसमें इंप्लीमेंटेशन नजर नहीं आ रहा है। और उनका तो एक ही वो प्लानिंग कमीशन वाला मॉडल है, जीप और खच्चर वाला मॉडल, यही वो लोग जानते हैं, उससे आगे कुछ नहीं जानते। और ये इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, मेरा जन्म नहीं हुआ था उसके पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नर्मदा नदी पर बांध बांधने की कल्पना की। विषय तो पक्का हो गया, सरदार साहब नहीं रहे, खैर नेहरू जी ने शिलान्यास किया। अब इंप्लीमेंटेशन देखिए इनको। मेरा जन्म नहीं हुआ था जब इसकी कल्पना की गई थी, और प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने उसका उद्घाटन किया। ये हाल है। और उनका इंप्लीमेंटेशन देखिए, मुझे मुख्यमंत्री रहते हुए 3 दिन अनशन पर बैठना पड़ा था नर्मदा सरदार सरोवर डैम के लिए, मेरे राज्य के किसानों के लिए। मैंने अपने आप को दांव पर लगा दिया था, तब जाकर के भारत सरकार को झुकना पड़ा, और तब जाकर के सरदार सरोवर डैम के कंस्ट्रक्शन को गति मिली। और यहां मैं पहुंचा तब मुझे उसका उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला। और आज कच्छ तक, हावड़ा बीएसएफ के लोग जहां बैठते हैं वहां तक नर्मदा का शुद्ध पानी पीने के लिए पहुंच रहा है। इंप्लीमेंटेशन क्या होता है। और यहां पर इम्प्लीमेंट किसी ने शब्द पकड़ा दिया, हर एक के मुंह से वही निकल रहा था। हमने कांग्रेस की कार्यशैली को बदलने के लिए, जब मैंने देखा कई ऐसे काम थे अटके पड़े हुए, कोई पूछने वाला नहीं थे फाइलों में, और पॉलिटिकल फायदे के लिए अनाउंसमेंट कर दिए, दिए जला दिए, पत्थर लगा दिए, करना कुछ नहीं। आखिरकार मैंने एक टेक्नोलॉजी